कुछ दूरी पर नदी के किनारे रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। एक मुरली नाम का मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। मुरली के परिवार में उसकी पत्नी शोभा और दो बच्चे थे। वो अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा था। शाम को मुरली अपना काम खत्म करके सड़क के किनारे पैदल अपने घर लौट रहा था। तभी एक सामने से बड़ी गाड़ी आती है और मुरली के साथ टकराते ही मुरली गिर जाता है। को अस्पताल ले आते हैं। मुरली के पैरों में काफ़ी सारी चोट आई थी। इस वजह से अब वो चल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने भी उसे जब तक वो उसका पैर ठीक नहीं होता आराम करने के लिए कह दिया था। ने बिस्तर पकड़ लिया था। अब तो घर की सारी जिम्मेदारी शोभा पर ही थी। शोभा एक समझदार और मेहनतू औरत थी। एक महीना बीत गया था। घर में राशन भी अब थोड़ा ही बचा था। शोभा को बस एक ही चिंता खाए जा रही थी कि अब वो ऐसा क्या काम करे जिससे वो पैसे कमा सके और अपने घर की सारी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। विचार आता है। वो सब्जी का ठेला लगाने को सोचती है। अपना ये विचार अपने पति मुरली को बताती है। तुम मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी वजह है तुम लोगों के ये हाल है और मैं भी तुम लोगों पर बोझ बन गया हूँ। नहीं जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो हमारे लिए सब कुछ करते थे। आज तक आपने ही तो घर संभाला था और आपकी भी अब मजबूरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। सब्जी का ठेला लगाती है। सब्जी का ठेला देखकर गांव की कुछ औरतें शोभा के ठेले पर आती है। अरे वाह शोभा बेन, आपने तो ये बहुत ही अच्छा काम किया। हमारे गांव में एक भी सब्जी का ठेला नहीं था और हमें शहर दूर जाकर सब्जी लानी पड़ती थी। आपने तो हमारा काम और भी अब आसान कर दिया। उन औरतों की ऐसी बातें सुनकर शोभा को भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है। अब ऐसे ही रोज शोभा गांव में सब्जी बेचने के लिए आया करती थी। गांव के सभी लोग अब शोभा से ही सब्जी खरीदते थे। सब्जी बेचती थी और शाम को घर आकर सभी के लिए खाना बनाती थी। अब बढ़ गया था घर का काम, बड़े बाजार से सब्जी लाना, फिर उसे गांव में बेचना। इस वजह से शोभा काफ़ी सारी थक जाया करती थी। बेन, आज तो आप कुछ थकी थकी लग रही है। लगता है आप बीमार हो गई है। तो आपका भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। घर जाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अगर आप बीमार हो गई तो फिर ये सब कौन संभालेगा? शोभा को भी उसकी बात तो सही लग रही थी, लेकिन अब वो क्या करे। शोभा सुबह उठ ही नहीं पाती है। वो पूरी तरह से बीमार हो गई थी। इस वजह से वो बड़े बाजार सब्जी लाने भी नहीं जा पाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव के एक रघु नाम के लड़के ने शोभा की जगह पर अपना सब्जी का ठेला खोला था और गांव के सभी लोग रघु से सब्जी खरीदने के लिए आया करते थे। धीरे धीरे करके शोभा के सारे ग्राहक रघु के ठेले पर सब्जी खरीदने लगे। कुछ दिनों बाद शोभा भी ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद शोभा फिर से गांव में अपना सब्जी का ठेला लेकर सब्जी बेचने के लिए आती है। लेकिन ये क्या, सभी लोग तो सामने वाले ठेले से ही सब्जी खरीद रहे थे। और ये क्या, शोभा के यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था और ऐसे ही शाम हो गई। लेकिन शोभा ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन भी वो अपना ठेला लेकर सब्जी बेचने के लिए आती है कि एक भी सब्जी नहीं बिकी। वो उदास मन से सोच रही थी कि अब वो आगे क्या करे। तभी वहाँ शोभा के दोनों बच्चे बंटी और मीना आते हैं। माँ, आज मैं और मीना जब घर आ रहे थे ना,
तब हमने रास्ते में पाव भाजी का ठेला देखा और उसे देखकर मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। क्या आप घर पर हमें बना दोगी? ये बात सुनकर शोभा के मन में भी एक नया विचार आता है। हाँ बेटा, ज़रूर, क्यों नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हें ही नहीं पूरे गांव वालों को पाव भाजी खिलाती हूँ। और वैसे भी 2 दिन से सब्जियाँ बिक नहीं रही है, तो उन सब्जियों से मैं पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू कर दूँ। माँ, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मैं और बंटी भी आपकी इस काम में मदद कर देंगे। फिर क्या था, ठेला तो शोभा के पास पहले से ही था। थोड़ा सा सामान खरीद लिया और पाव भाजी का ठेला लगा दिया। शोभा बेन, आपने सब्जी का ठेला छोड़कर पाव भाजी का ठेला लगा दिया है। फिर शोभा उस औरत को एक प्लेट पाव भाजी खाने के लिए देती है। कई शोभा बेन, मानना पड़ेगा, आपकी पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट है। सभी को बहुत पसंद आएगी। अब शोभा की पाव भाजी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई थी। सारे लोग वहीं आते थे। शोभा को बहुत ही अच्छा व्यापार हो रहा था और इसी तरह शोभा पूरी मेहनत और लगन से काम करके अपने घर का गुजारा कर रही थी।